हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम अपने आप को कैसे पॉलन सैक में कन्वर्ट करता है और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं। आज हम बताएंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में, पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसका साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, बनावट कैसे होती है और उसका आगे चल करके फ्यूचर में क्या रोल होता है उसको भी बताएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स हेडिंग डालेंगे, पॉलन ग्रेन्स हेडिंग रहेगा। यहाँ पे हम 3 तरह के फ्लावर रख चुके हैं और ये 3 ही तरह के नहीं समझना, ऐसे समझना कई टाइप के फ्लावर हो सकते हैं, ढेर टाइप के फ्लावर, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जात के फ्लावर हो सकते हैं। जैसे समझ सकते हैं दूसरा कोई फ्लावर है, ये कोई दूसरा फ्लावर है, ये कोई अलग टाइप का फ्लावर है, ऐसे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स यहाँ पे रखे गए हैं। और बताया था फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है वो है स्टामिन। स्टामिन के बारे में बताया था कि स्टामिन जो होते हैं ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। और बताया था एंथर, ये जो एंथर होता है एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े रहते हैं, इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। आज हम जो है इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के डिजाइन और इसकी बनावट के बारे में देखेंगे कि दिखता कैसे है। ठीक है, क्या एक ही टाइप के सारे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स एक ही टाइप के होते हैं या फिर अलग अलग फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3 तरह के फ्लावर बना चुके हैं और 3 तरह के फ्लावर में से हम पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे रख के दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे एक मेल पार्ट है और इस मेल पार्ट में जो एंथर है इसमें जो पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े हैं, इस पॉलन ग्रेन्स को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को जैसे रखे ही तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी डिजाइन कुछ ऐसे दिख रही थी। फिर हमने क्या किया, दूसरे फ्लावर को पकड़ा और दूसरे फ्लावर से ऐसे एंथर से हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को लाया और यहाँ पे रख दिया। तो इसमें भी देख रहे थे कि इसमें पॉलन ग्रेन्स की जो डिजाइन है, बाहरी बनावट जो है वो अलग थी, इससे अलग है। ऐसे तीसरे टाइप का फ्लावर हमने देखा और उसके एंथर से हमने क्या किया, एक पॉलन ग्रेन्स ला करके ऐसे रख दिया। तो इसमें भी देखिए इसका डिजाइन जो है अलग है। मतलब 3 तरह के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स निकाल के लाए हैं वो तीनों अलग अलग टाइप के हैं, इनकी बनावट अलग अलग है। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि अलग अलग फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स की जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है, उनकी डिजाइन अलग अलग होती है। अच्छा, दूसरा अगर हम कलर देखें तो क्या पता चला, इसका कलर रेड था और इसका कलर येलो था। ऐसे इसका कलर देखें तो पता चला इसका कलर ऑरेंज था। तो अलग अलग कलर के पॉलन ग्रेन्स भी देखें तो कलर में भी वेरिएशन है और इनकी बाहरी बनावट में भी वेरिएशन है। तीसरी बात, हम इसके जब डायमीटर को मापे, डायमीटर देखें मतलब व्यास को देखें, यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट जब किए तो पता चला ये 25 माइक्रोमीटर का था और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट जब किए तो पता चला ये 35 माइक्रोमीटर का था। ऐसे यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट किए इसके डायमीटर का तो पता चला इसका डायमीटर 50 माइक्रोमीटर का था, ऐसे मान लेते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा पॉलन ग्रेन्स नहीं मिला जिसका डायमीटर 50 माइक्रोमीटर से अलग हो और या कोई ऐसा पॉलन ग्रेन्स नहीं मिला जिसका डायमीटर 25 माइक्रोमीटर से कम हो। तो हम कह सकते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में, इनका जो डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर के रेंज में रहता है। 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35, 40, 45, 50 तक हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या क्या देखें कि अगर अलग अलग फ्लावर के, डिफरेंट टाइप के फ्लावर से हम पॉलन ग्रेन्स निकाल के लाएं तो उनकी बनावट अलग अलग देखने को मिलेगा, उनका कलर भी अलग अलग होगा और उनका डायमीटर भी अलग अलग होगा। तो इतनी सारी वेरिएशन हम देखते हैं इनके आर्किटेक्चर में, इनकी बनावट में। अब पॉलन ग्रेन्स भले ही बनावट में इनका रंग देखने में अलग हो, इनकी डायमीटर अलग हो, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो सारे के सारे पॉलन ग्रेन की एक जैसी होती है। जैसे हम कह दें कि इस पॉलन ग्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही बेसिक स्ट्रक्चर इस पॉलन ग्रेन्स में भी होगा, वही बेसिक स्ट्रक्चर इस पॉलन ग्रेन्स में भी होगा, वही बेसिक स्ट्रक्चर जितने पॉलन ग्रेन्स हैं मैक्सिमम केस में वही सेम स्ट्रक्चर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें जो पॉलन ग्रेन है किसी तीनों में से किसी एक पॉलन ग्रेन्स के बेसिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें तो समझ जाना ऐसे ही बनावट, ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स की भी होगी। ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉलन ग्रेन का एक कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बेसिक बनावट को, बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या होता है। तो एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम ऐसे हम बना लिए
और जब पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप से देखें, ये ऐसे नग्न आंखों से हमको नहीं दिखाई देगा, इसको माइक्रोस्कोप पे ही देखा जा सकता है। स्लाइड होती है, इस स्लाइड पे क्या करते हैं, पहले हम ऐसे पॉलन ग्रेन्स को रख लेते हैं और पॉलन ग्रेन्स को रखने के बाद ग्लिसरीन से चिपका कर कवर स्लिप से ऐसे ढक देते हैं। फिर उसको माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो देखने के बाद ये कैसा दिख रहा है, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चला इसकी 2 लेयर होती हैं। एक आउटर लेयर होती है जिसको कहते हैं एक्साइन, यानी पॉलन ग्रेन्स जो होता है 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? आउटर वाली है एक्साइन, और इनर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होता है ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक। और एक्साइन जो होती है बाहर वाली लेयर, ये पूरी तरीके से हार्डेस्ट होती है, इसको हार्डेस्ट कवरिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिन जो होता है पूरे प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। अच्छा, अगर ये हार्डेस्ट मटेरियल है तो मतलब ये स्पोरोपोलिन हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। दूसरी बात, ये स्ट्रांग एसिड को भी झेल सकता है, स्ट्रांग एसिड में भी आप रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और स्ट्रांग एल्कली मीन्स क्षार, इसको भी झेल लेगा। और कोई भी एंजाइम इसको गला नहीं सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकता। मतलब नो एंजाइम कैन डिस्ट्रॉय इट, नो एंजाइम कैन डिग्रेड मतलब गला देना, नष्ट कर देना, डिग्रेड इट। मतलब हमने क्या क्या देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं 2 लेयर्स की मिलकर बनी होती है। एक आउटर वाली लेयर होती है जिसको एक्साइन कहते हैं, और एक इनर वाली लेयर होती है जिसको इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बाहर की जो कवरिंग होती है, जो ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रांग एसिड और एल्कली को झेल सकते हैं, तीक्ष्ण अम्ल और क्षार को झेल सकती हैं, और कोई भी एंजाइम इस लेयर को गला नहीं सकता। मतलब अगर आज पॉलन ग्रेन्स कहीं किसी एडवर्स कंडीशन में, किसी दैवीय कंडीशन में गिर जाएं तो वहाँ पे वो रह लेंगे काफ़ी सालों तक एज ए फॉसिल, एज ए जीवाश्म, ठीक है ना। जीवाश्म के रूप में, फॉसिल के रूप में ये कई सालों तक जो होते हैं ऐसे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्साइन वाली जो लेयर होती है ये स्पोरोपोलिन की बनी है, ठीक ना। अच्छा, स्पोरोपोलिन जो होता है उसको हार्डेस्ट मटेरियल कहा जाता है पूरे प्लांट किंगडम में। इंटाइन जो होता है ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोज जो होता है ये ग्लूकोज से बने होते हैं, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और पेक्टिन जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंटाइन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो बताएंगे सेलुलोज पेक्टिन के बने होते हैं, या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक्साइन की जो लेयर होती है इनमें ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे यहाँ एक छिद्र बना दिए, दूसरा छिद्र यहाँ बना दिए, तीसरा छिद्र यहाँ कहीं बना देते हैं, ऐसे समझ लो। तो टोटल 3 छेद बनाए हैं। इन्हीं छिद्र को कहते हैं जर्मपोर। मतलब एक बात और कह सकते हैं, जो एक्साइन होता है इस पे 3 जर्मपोर देखने को मिलता है, ठीक ना। अच्छा, 3 जर्मपोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनके एक्साइन पर केवल एक ही जर्मपोर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक ही छिद्र है तो एक ही जर्मपोर है। तो अगर प्लांट डाइकाट है, डाइकाट प्लांट के फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन्स लाए हैं तो उसमें 3 जर्मपोर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मोनोकाट प्लांट से अगर लेके आए हैं पॉलन ग्रेन्स को, तो उस पॉलन ग्रेन के एक्साइन पर एक ही जर्मपोर होगा, एक ही छिद्र होगा। अब डाइकाट क्या होता है, मोनोकाट क्या होता है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। डाइकाट मोनोकाट के पहचानने की तरीका कई होते हैं जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ऐसे जनरल सी बता देते हैं, एक तरीका बता देते हैं पहचानने का कि डाइकाट कैसे पहचानेंगे और मोनोकाट कैसे पहचानेंगे। डाइकाट जैसे अगर हमको कोई सीड मिल जाए, जैसे मटर का सीड हुआ या फिर चना का सीड हुआ, अगर हमको मिल जाए तो उस सीड के ऊपर के छिलके को हटा करके देखेंगे कि उसके अंदर 2 दालें आपस में चिपकी हुई हैं कि नहीं चिपकी हुई हैं। तो देखेंगे कि चना में, मटर में ऐसा ही होता है कि ऊपर का छिलका हटाने पर आधा दालें आपस में चिपकी होती हैं, तो वो 2 दालें हैं जो आपस में चिपकी हैं, इस नाते उसको डाइकाट कहेंगे। मतलब वो प्लांट जो है डाइकाट होगा। लेकिन कुछ प्लांट के सीड ऐसे होते हैं जिनमें 2 दालें नहीं होती हैं, एक ही दाल होती है, उसमें 2 अलग अलग पार्ट आपस में चिपके नहीं होते। जैसे गेहूं का सीड हुआ, राइस का सीड हुआ, या मेज का, मक्के का सीड हुआ, उसमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता कि 2 चीज़ें आपस में चिपकी हुई हों, 2 अलग अलग पार्ट आपस में चिपके हुए हों। तो गेहूँ
चावल, मक्का, ये तीनों मोनोकाट प्लांट हैं। इनके फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन्स निकाल के लाएंगे तो वो भी 2 लेयर की बनी होंगी, एक्साइन और इंटाइन। और वो उसमें एक्साइन पर एक ही जर्मपोर देखने को मिलेगा। लेकिन जो डाइकाट प्लांट होते हैं जैसे मटर हो गया और ग्राम हो गया, मतलब चना हो गया, इनके अगर फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स लेके आएँ और देखें तो पता चलेगा कि एक्साइन पे ऐसे 3 छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, यानी कि 3 जर्मपोर देखने को मिलेगा। एक बात और, एक्साइन पूछा जाता है कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है कि डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है देखना। अगर कोई पाथ ऐसे है, कोई रास्ता ऐसे है जिसके बीच में कोई रुकावट नहीं है तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस लेयर। अगर कोई पाथ, कोई रास्ता ऐसा है जिसके बीच में रुकावट है उसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो, अगर मार्कर यहाँ से ऐसे चलाते जाएं तो कोई रास्ते में एक समय आएगा जब ये मार्कर यहाँ फंस जाएगा, इस होल में, इस छेद में फंस जाएगा, जर्मपोर में फंस जाएगा, मतलब रास्ते में रुकावट है, तो मतलब ये क्या है, एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है। इंटाइन पे मार्कर चला के देखिए, कहीं रुकावट नहीं आएगी, मतलब ये पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस लेयर है, ठीक है ना। तो इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, या फिर कह दो कि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बनी होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। एक्साइन जो होते हैं ये स्पोरोपॉलिन के बने होते हैं, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल से बने होते हैं, इस नाते एक्साइन हार्ड होते हैं, और ये हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। इसको तीक्ष्ण अम्ल, तीक्ष्ण क्षार भी नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको कोई एंजाइम गला नहीं सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकता। इस नाते ये पॉलन ग्रेन्स जो है एक बार कहीं खतरनाक, खराब से खराब कंडीशन में गिर जाएं तो आने वाले कई सालों तक वैसे पड़े रह जाएंगे, क्योंकि स्पोरोपॉलिन उसको झेलने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात बताएं, एक्साइन जो होते हैं, एक्साइन पर ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको जर्मपोर कहा जाता है, ये जर्मपोर हैं। और ये जो होते हैं डाइकाट केस में एक्साइन पर 3 जर्मपोर देखने को मिलेगा, मोनोकाट केस में एक्साइन पर सिंगल जर्मपोर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इनके अंदर की बातें देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो बाहर की बातें हो गई। हम यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ऐसे समझना कि जितने भी दूसरे टाइप के अलग अलग फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकाल के लाए थे, जैसे एक टाइप का दूसरे फ्लावर से अगर हम लाए तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिला, तो समझ जाना उसमें भी यही सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा। उसमें भी एक्साइन वाली लेयर है, उसमें भी इंटाइन वाली लेयर है, इसके एक्साइन में भी ऐसे जर्मपोर पाए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, भले ही बाहर की बनावट अलग हो तो क्या, ठीक ना। उसमें भी ऐसे 3 जर्मपोर पाए जाएंगे अगर डाइकाट है तो। और एक पॉलन ग्रेन्स ऐसा भी बताएं कि बाहर से उबड़ खाबड़ दिख रहा है, इसमें भी ऐसे 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। इसमें भी ऐसे छोटे छोटे होल पाए जाएंगे, इस होल को क्या कहते हैं, जर्मपोर। इसमें भी जर्मपोर देखने को मिलेगा। अगर ये डाइकाट है तो 3 दिखेंगे, मोनोकाट है तो सिंगल दिखेगा जर्मपोर। तो इतनी बातें देख लिए। अब हमको अंदर की चीज़ें देखना है कि अंदर क्या क्या मटेरियल है। तो अंदर जब देखें तो पता चला कि ये जो पूरी एक बाउंड्री दिख रही है अपने आप में एक सेल है। अगर कोई भी सेल हो उसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा ऐसे पानी भरा होता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड भरा होता है। इस गाढ़े गाढ़े लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल हो उसमें साइटोप्लाज्म होता ही है। अगर साइटोप्लाज्म सूख गया तो सेल डेड कर जाती है, मर जाती है। अगर ये पॉलन ग्रेन सपोज करो अगर कहीं गिर गया, पॉलन ग्रेन्स फ्लावर से निकला और गिर गया, किसी खराब कंडीशन में गिर गया जो ठीक ठाक नहीं है, तो अंदर का साइटोप्लाज्म जो है ये सूख जाएगा। तो ये समझ जाओ पूरी पॉलन ग्रेन मर गई, ये डेड कर गई। लेकिन ये जो एक्साइन है ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये एज सच पड़ा रहेगा, क्योंकि बताए क्या थे कि एक्साइन जो होता है स्पोरोपॉलिन का बना होता है। ये लेयर वैसे ही बरकरार रहेगी, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पता चला ये जो अंदर की बाउंड्री है इसमें गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें ऐसे न्यूक्लियस होता है और बड़ी न्यूक्लियस होती है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस का कोई शेप नहीं होता, ठीक ना। और ये पूरे कंप्लीट एक सेल को, ये पूरा एक सेल है, इस सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। तो इसका नाम हम रख देते हैं क्या, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है। उसके बाद से हम क्या देखते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में, इसी बड़ी सेल में, इस सेल के अंदर दूसरी छोटी सी सेल ऐसे डुबा करके रखी गई होती है। इस सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल। ये हो गया जनरेटिव सेल। तो हमने क्या देखा
कि एक पॉलन ग्रेन्स में कितनी सेल्स दिखाई दे रही हैं, 2 सेल्स दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी वाली सेल जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और एक छोटी वाली सेल जो उसी सेल के अंदर डूबी हुई है उसको बोलेंगे क्या, जनरेटिव सेल। ये सेल में ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं न्यूक्लियस है, क्योंकि कोई भी सेल हो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इस नाते ये दिखाए हैं। अच्छा, इस वेजिटेटिव सेल की खास बात क्या है कि वेजिटेटिव सेल जो होता है ये साइज में बड़ा होता है, इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो भी साइज में बड़ा होता है, और इसमें फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, भोज्य पदार्थ इसमें रहता है, खाने पीने की सामग्री इसी में रहता है, ठीक ना। और जो जनरेटिव सेल होता है, ये जनरेटिव सेल का शेप पूछा जाता है कैसा है, तो ये जो शेप ऐसे दिखाई दे रहा है आँख की तरह, इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। तो जनरेटिव सेल जो होते हैं स्पिंडल शेप के होते हैं, इनका आकार स्पिंडल शेप होता है, ठीक। इतनी बातें हम लोगों ने देख लिया कि एक पॉलन ग्रेन है, इसमें बाहर की लेयर एक्साइन होती है, अंदर की लेयर इंटाइन होती है, और इसके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। एक बड़ी वाली सेल होती है जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और उसी की सेल के अंदर एक दूसरी सेल डुबा के रखी गई होती है जिसको जनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन बनाए अभी इस पॉलन ग्रेन में 2 टाइप के सेल्स देखें। ये पूरा एक बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल है, और इसी के अंदर जो डुबा करके रखा गया है इसको जनरेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव सेल आगे चल करके एक समय आएगा, एक वक्त आएगा जब अपने आप को तोड़ करके 2 सेल में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब अभी ये सिंगल सेल में है जनरेटिव सेल, अपने आप को तोड़ेगा तो 2 सेल बना लेता है अपने आप से। अब इन 2 सेलों को जनरेटिव सेल न कह करके इन सेल्स को कहा जाता है मेल गैमीट, इनको कहा जाता है। ये हो गए मेल गैमीट। अच्छा, एक वर्ड होता है मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट क्या होता है इसको समझना। मेल गैमीट, फाइट मतलब रखना, यानी कि ऐसा कोई बॉडी जो अपने अंदर मेल गैमीट को रखता हो। तो पूछा जाता है कि फ्लावर में मेल गैमीटोफाइट किसे कहेंगे, मेल गैमीटोफाइट होता कौन है, तो बताएंगे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वही मेल गैमीटोफाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ही ऐसी बॉडी है जिसमें 2 मेल गैमीट है, जो अपने अंदर 2 मेल गैमीट को रखे हुए हैं। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर 2 मेल गैमीट रखे होते हैं, पड़े होते हैं, उस पूरी बॉडी को हम क्या कहेंगे, मेल गैमीटोफाइट। मतलब मेल गैमीटोफाइट जब भी पूछा जाए तो बताएंगे क्या, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स ही क्या होते हैं, मेल गैमीटोफाइट होते हैं, ठीक। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमीटोफाइट, ऐसे फीमेल गैमीटोफाइट भी पूछा जा सकता है। तो फीमेल गैमीटोफाइट हम जब फीमेल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बताएंगे फीमेल गैमीटोफाइट क्या होता है। अभी इतना जानूं कि मेल गैमीटोफाइट क्या है, और क्या बताएं कि कभी एक समय था कि इसमें 2 ही सेल रहा करते थे। एक वेजिटेटिव सेल था और इसी के अंदर एक दूसरा सेल था जनरेटिव सेल, जो आगे चल करके तोड़ करके 2 सेल और बना लेता है, 2 मेल गैमीट बना लेता है। अगर पॉलन ग्रेन इस कंडीशन में है कि उसमें 2 सेल हैं, जैसे एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, तो ऐसे पॉलन ग्रेन की जो अवस्था होती है, स्टेज होती है, वो होती है 2 सेल्ड स्टेज। मतलब पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही सेल है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को 2 सेल्ड स्टेज में कहा जाता है, पॉलन ग्रेन है, ठीक। लेकिन यही जनरेटिव सेल अपने आप को तोड़ करके जब 2 मेल गैमीट बना लेता है अपने अंदर, तो टोटल सेल्स जो हो गई 3 हो गई। एक वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर जो 2 सेल्स होती हैं, यानी 2 मेल गैमीट होते हैं, इनको मिला करके टोटल 3 सेल हो गई। तो अब पॉलन ग्रेन्स जो है 3 सेल्ड स्टेज में है, ठीक ना। तो पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में कब होता है और पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में कब होता है, इसको समझ लिए। अब थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम यहाँ पे एक फ्लावर बना लेते हैं, ये फीमेल है और ये थैलमस है, और इसी थैलमस पे ऐसे कैलिक्स होंगे और उसके बाद से कोरोला होंगे इसी पे, और यहाँ पे एक बना दिए हैं मेल पार्ट, और इसी मेल पार्ट के एंथर में ऐसे पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ऐसे समझो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में है। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब ये हुआ कि पॉलन ग्रेन्स में जो होगा एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा। जैसे अभी बताए हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें ऐसे एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। अगर इस स्टेज में इनके अंदर सारे पॉलन ग्रेन इस स्टेज में है तो मतलब 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स हैं। अब एक समय आएगा, धीरे धीरे वक्त बीतेगा, जब यही पॉलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे, यहाँ से
यहाँ से बाहर की दुनिया में आना चाहेंगे तो होगा क्या, ये एंथर लाइन ऑफ एडहेशन से फट जाएगा और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे बाहर आके हवा में मिल जाएंगे। और ये जो पॉलन ग्रेन्स निकले वो किस स्टेज में निकले, 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स निकले। और जितने पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलते हैं उनका एक मकसद होता है कि जब भी ये बाहर की दुनिया में जाएं तो इधर उधर दूसरे चक्कर में, दुनियादारी चक्कर में न पड़े, डायरेक्ट ये जाकर के अपने फीमेल के पास पहुँचे। तो फीमेल के पास जैसे पहुँचेंगे तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको पता चला कि पॉलन ग्रेन्स कितने सेल्ड स्टेज में हैं, 2 सेल्ड स्टेज में है। मतलब 60% केस में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एंथर से फटने के बाद से स्टिग्मा पर पहुँचते हैं 2 सेल्ड स्टेज में। और कहा जाता है कि 60% केस में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं सेड होते हैं, गिर जाते हैं, एंथर से निकल जाते हैं किस स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। और जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, मतलब ये इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये वाला पार्ट फीमेल का जो होता है, इस पे पहुंचने के बाद ये जो होते हैं जनरेटिव सेल यहाँ पे डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेता है। बात समझ में आ रहा है, निकले हैं 2 सेल्ड स्टेज में, और जब फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंच गए, फीमेल के पास पहुंच गए, तो वही जनरेटिव सेल अपने आप को तोड़ करके 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब अपने आप को 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट कर दिया, कौन, पॉलन ग्रेन्स। बात समझ में आ रहा है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स अगर 2 सेल्ड में स्टेज में है तो उसको आने वाले समय में 3 सेल्ड स्टेज में बनना ही होगा, कन्वर्ट करना ही होगा। लेकिन ये तो 60% का केस हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ केस जैसे 40% के केस में क्या होता है, ऐसे एंथर है और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है, एंथर के अंदर ही 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, तो एंथर के अंदर ही 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, तब एंथर फटता है और 3 सेल्ड स्टेज में यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये जो होता है कंडीशन रेयर होता है। मतलब हमने क्या देखा, 2 कंडीशन देखा। क्या क्या देखा, एक कंडीशन जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकले थे तो 2 सेल्ड स्टेज में थे और यहाँ पे पहुँचने के बाद 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट किए। कुछ केस में हमने बताया कि पॉलन ग्रेन्स एंथर के भीतर ही 2 सेल्ड स्टेज के बाद से 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 सेल्ड स्टेज के बाद ये क्या होते हैं, एंथर फटता है और 3 सेल्ड स्टेज में निकलते हैं और 3 सेल्ड स्टेज में जाकर के यहाँ पे पहुँचते हैं। अब जब 3 सेल्ड स्टेज में पहले से हैं तो यहाँ पे अब डिवाइड होने की कोई चांस नहीं है, वो 3 सेल्ड स्टेज तक ही इनका स्टेबिलिटी होती है। मतलब इनको 2 सेल्ड से 3 सेल्ड स्टेज में ही अपने आप को कन्वर्ट करना रहता है, उसके आगे नहीं। ठीक है ना। तो बताएंगे 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन का क्या होता है, तो बताएंगे जब पॉलन ग्रेन्स में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 सेल रहें तो उसको 2 सेल्ड स्टेज कहा जाता है पॉलन ग्रेन का। अगर पॉलन ग्रेन्स में वेजिटेटिव सेल के बाद वो जनरेटिव सेल अपने आप को 2 मेल गैमीट में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब टोटल 3 सेल बन गए अब, तो उस पॉलन ग्रेन की जो स्टेज है उसको 3 सेल्ड स्टेज बोलेंगे। ठीक है ना। इतनी बातें जो है जो अभी तक हम लोगों ने सीखा उसको लिख लेते हैं। देखना क्या क्या पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट लिखें कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सो, अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन्स सो मतलब दिखाते हैं, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, ग्रेट वेरिएशन बदलाव इन आर्किटेक्चर बनावट में, मतलब अलग अलग प्लांट के पॉलन ग्रेन्स अपनी बनावट में वेरिएशन शो करते हैं, बदलाव शो करते हैं। जैसे किसमें, शेप में बदलाव शो करेंगे, साइज इनका अलग अलग होगा अलग अलग फ्लावर के पॉलन ग्रेन का, और उसके बाद से कलर भी इनका अलग अलग होगा और डिज़ाइन भी इनकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डिज़ाइन। तो शेप, साइज, कलर और डिज़ाइन में अलग होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। और बताए थे डायमीटर जो होता है पॉलन ग्रेन का, डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन्स कितना होता है, डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर बताए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना, नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर ध्यान रखना। एक बात ध्यान से सुनना, अभी हम लोग मेल आज ख़त्म कर देंगे, इस वीडियो में मेल पार्ट ख़त्म हो जाएगा फ्लावर का, अगली वीडियो में हम फीमेल पार्ट पढ़ाएंगे। लेकिन फीमेल पार्ट स्टार्ट करने से पहले आज तक जितनी चीज़ें हम लोग मेल पार्ट में सीखे हैं और उससे रिलेटेड जितना कंपटीशन में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है उसको अगले वीडियो में पहले सारे क्वेश्चन सामने रख करके बोर्ड पे एक एक का आंसर बताएंगे और लॉजिक के साथ बताएंगे, रीजन के साथ बताएंगे कि उसका आंसर हुआ तो क्यों ऐसा हुआ।
तो नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, फीमेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या हम लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स, ईच पॉलन ग्रेन्स मतलब हर एक पॉलन ग्रेन्स, ईच पॉलन ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल लेयर, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी लेयर बताया? एक बताया एक्साइन, एक्साइन के बारे में पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं एक छोटा सा। ऐसे बताएं कि पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं 2 लेयर की बनी होती है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। तो ये बाहर वाला क्या था? एक्साइन था, और ये अंदर वाला इंटाइन। तो लिख सकते हैं पहला लेयर क्या है? एक्साइन। एक्साइन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये बना होता है, मेड अप ऑफ, किसका बना होता है एक्साइन? स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन। फिर उसके बाद से हम क्या बताएंगे कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। तो स्पोरोपोलेनिन कैन विथ स्टैंड मतलब झेल सकता है, सहन कर सकता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कली मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब तीक्ष्ण अम्ल, स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब तीक्ष्ण क्षार। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम जो होते हैं, नो एंजाइम कैन डिग्रेड, नष्ट नहीं कर सकते, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता, स्पोरोपोलेनिन, ठीक। अच्छा, तीसरी बात एक्साइन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि जो एक्साइन जो होती है, एक्साइन पर ऐसे होल पाए जाते हैं, इन होल को क्या कहते हैं? जर्मपोर। तो लिख सकते हैं क्या? एक्साइन कंटेन्स जर्मपोर, एक्साइन कंटेन्स जर्मपोर्स। जर्मपोर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे? 3 होंगे डाइकाट में, ठीक ना, जर्मपोर्स। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3 होंगे, तो डाइकाट होगा, डाइकाट प्लांट का। और अगर 1 जर्मपोर होंगे तो ये किसका होगा? मोनोकाट प्लांट का, मोनोकाट प्लांट से, ठीक। एक बात और लिख सकते हैं एक्साइन के बारे में कि एक्साइन पूछा जाएगा कॉन्टिन्यूअस होता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस। तो बताएंगे एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब बीच बीच में रुकावट होती है, मार्कर चलाएंगे इसी होल में फंस जाएगा मार्कर, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो लिख सकते हैं एक्साइन इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर, ठीक। इतनी चीज़ें जो हैं आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक। इसको मिटा रहे हैं। आगे हम क्या लिखेंगे? अगला लेयर क्या क्या है? इंटाइन। तो इंटाइन के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे इंटाइन दूसरी लेयर, इंटाइन। तो इंटाइन में क्या लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये बना होता है किसका? मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पेक्टिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। फिर लिखेंगे इंटाइन कैसा लेयर है? कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस? तो बताएंगे इंटाइन कॉन्टिन्यूअस लेयर है, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई होल नहीं है। तो लिखेंगे इट इज ए कॉन्टिन्यूअस लेयर। ठीक। अच्छा, अब पॉलन ग्रेन्स जो है, इस पॉलन ग्रेन्स की ओवरऑल कुछ 1-2 बातें और लिख सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन हैव 2 सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? पहला क्या बताया? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और दूसरा क्या बताया? जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए। तो हमने दिखाया कि यहाँ जर्मपोर होंगे, ये सब जर्मपोर होंगे, यहाँ ऐसे 3 जर्मपोर दिखा दिए। ये अंदर की जो सेल होती है, बड़ी वाली सेल जिसमें बड़े सी न्यूक्लियस होता है, इसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और बताए थे इसके साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। तो वेजिटेटिव सेल में हम लिख सकते हैं कि इट इज़ बिगर सेल, ये बड़ी सेल होती है, एंड
फूड मटेरियल रिजर्व्ड इन इट, इसमें फूड मटेरियल रिजर्व रहते हैं। फिर लिखेंगे इट हैज़ लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा इसका शेप फिक्स नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई शेप नहीं होता है। तो लार्ज भी होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस। ठीक, ये वेजिटेटिव सेल के बारे में हो गया। दूसरी चीज है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल के बारे में क्या लिख सकते हैं? जनरेटिव सेल, पहला पॉइंट लिखेंगे जनरेटिव सेल के बारे में कि इट इज स्मॉलर सेल, स्मॉलर होती है, छोटी होती है। इट इज इन स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप की होती है। तो इतनी बातें जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे, ठीक ना। अब हम बताएंगे कि इसकी वाइबिलिटी क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी का मतलब क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो इसको मिटा देते हैं, देखना। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी क्या है इसको जान लेते हैं। यहाँ पे वायबिलिटी समझाने से पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे। यहाँ पे डायग्राम बना करके, जैसे एक फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे बना दें, और ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, और यहाँ पे ऐसे थैलमस बना दिए, और यहाँ पे एक मेल बना दिए, ऐसे मेल पार्ट बना दिए। ये मेल पार्ट है, एंथर है, ठीक ना। अब इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े हैं, ऐसे पॉलन ग्रेन्स इसमें हैं, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे भरे पड़े हैं। यहाँ से ऐसे और सारे यहाँ पे होंगे आसपास, एंथर स्टामिन होंगे, उसमें भी पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे। तो जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, एक समय आएगा जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलना चाहेंगे, बाहरी दुनिया को देखना चाहते हैं, ठीक ना। तो एक वक्त आएगा जब लाइन ऑफ डेहिसन से ये एंथर फट जाएगा, रैप्चर कर जाएगा, तो सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे और हवा मिल जाएंगे। लेकिन उस दौरान ये पॉलन ग्रेन्स, ये फ्लावर ये सोचता है, ये दिमाग में रहता है कि जो भी पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि जो भी यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल करके हवा में मिल रहे हैं, उनको एक टाइम के तहत, एक टाइम पीरियड के अंदर यहाँ फीमेल तक पहुँचना है। तो यहाँ पे फ्लावर कहेगी कि बाबू तुम लोग बाहर निकल रहे हो, बाहरी दुनिया में जा रहे हो, तो दुनियादारी के चक्कर में न पड़ना, एक समय के अंदर जो है अपनी फीमेल के पास पहुँच जाना। और वो समय समझ लो कि 30 मिनट का टाइम दिया गया है, कि यानी कि कह दें कि जो कुछ भी पॉलन ग्रेन एंथर से जैसे निकले उनका टाइम शुरू हो जाता है, और एक टाइम के अंदर इनको एक इस फीमेल के, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इस फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। तो ठीक जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, तो इनका टाइम निर्धारित होना चाहिए। सपोज करो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ पहुँचे, इस पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पहुँचने में 50 मिनट लग गया, तो 50 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये पॉलन ग्रेन्स के सारे पुर्जे खराब, ये पॉलन ग्रेन किसी काम लायक नहीं। अच्छा, कुछ पॉलन ग्रेन्स जो पहले पहुँच चुके थे 30 मिनट के अंदर, यही पॉलन ग्रेन्स काम लायक हैं, यही वो लायक पॉलन ग्रेन हैं जिनको अब आगे अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड हम आपको बता रहे हैं कि एंथर से जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकले और स्टिग्मा पे पहुँचे, फीमेल के इस पार्ट तक पहुँचे, ये इतना जो टाइम पीरियड होता है, यही होता है वाइबिलिटी। यानी एक टाइम के अंदर इनको पहुँचना होता है फीमेल के पास। अगर उसके बाद पहुँचेंगे तो बेकार हो जाएंगे, किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे, यानी वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो जैसे हम किसी सीड को ज़मीन में दबा दें तो सीड जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरित, उसमें से अंकुरन निकल आता है, अंकुरित हो जाता है। तो वैसे ही पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब निकलता है, इसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट कर जाता है। तो वह टाइम पीरियड जिसके अंदर पॉलन ग्रेन अपनी क्षमता रखता है कि स्टिग्मा पे फीमेल के पास पहुँचने के बाद जर्मिनेट कर जाएंगे, वही टाइम पीरियड वाइबिलिटी कहलाती है। तो वाइबिलिटी क्या है? वाइबिलिटी एक ऐसी टाइम पीरियड होती है जो एंथर से निकलने के बाद से पॉलन ग्रेन की वह क्षमता जिससे उस टाइम पीरियड के अंदर ही उस स्टिग्मा यानी फीमेल के पास पहुंच जाए और वहां जर्मिनेट कर जाए, यही कहलाता है वाइबिलिटी, ठीक ना। अच्छा, तो वाइबिलिटी की डिफिनीशन क्या है? जैसे अगर हम यहाँ पे कह दें कि कौन कौन से प्लांट होते हैं जिनकी वाइबिलिटी कितनी, जैसे अगर ये व्हीट, गेहूं का प्लांट है, तो व्हीट में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन से जो होते हैं यहाँ से जैसे ही निकलेंगे, इनको 30 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचना होता है।
अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, नहीं पहुंच पाए, तो पॉलन ग्रेन्स बेकार हो जाते हैं। मतलब व्हीट की जो पॉलन ग्रेन्स होती है उनकी वाइबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट की। ऐसे राइस भी होता है, राइस की भी वाइबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, 30 मिनट की होती है। अच्छा, तो यहाँ वाइबिलिटी की डिफिनीशन लिख लेते हैं, देखना लिख सकते हैं क्या, इट इज ए टाइम पीरियड, इट इज ए टाइम पीरियड for which a pollen grain retain मतलब बनाए रखती है its ability अपनी क्षमता को to germinate on, जर्मिनेट मतलब वहाँ पे पॉलन ट्यूब बना देना, जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर जाए एक टाइम के अंदर, वह एबिलिटी ही वाइबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं क्या, जैसे व्हीट और राइस, व्हीट एंड राइस के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो होता है 30 मिनट। ऐसे रोजैसी, रोजैसी एक फैमिली होती है, रोजैसी में रोज यानी गुलाब आते हैं। सोलेनेसी, सोलेनेसी इसमें आलू टमाटर बैगन ये सब आते हैं, ये फैमिली होती है। ऐसे रोजैसी, सोलेनेसी, इन सब में जो होते हैं लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी जो होता है इसमें दाल वाले सारे सारे प्लांट पौधे आएंगे, ये फैमिली के नाम है सब, लेग्यूमिनेसी। इन सब की जो वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स की ये महीनों तक होती है, मंथ तक होती है। अच्छा, एक बात सुनना, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे व्हीट और राइस, इनके जब फ्लावर्स जब बड स्टेज में रहते हैं यानी पूरी तरीके से फ्लावरिंग हुई नहीं है, ये खिले नहीं है फ्लावर, ये बड स्टेज में कली अवस्था में यानी कैलिक्स करोला अंदर पैक हैं और अंदर फीमेल भी है और अंदर मेल भी है, तो उस दौरान वाइबिलिटी जो पॉलन ग्रेन्स की होती है वो बहुत कम टाइम की होती है। यानी कि ऐसे पॉलन ग्रेन्स जो इसमें जब कली अवस्था में रहती है फ्लावर, उसी दौरान पॉलन ग्रेन्स एंथर को फाड़ करके निकल जाते हैं, तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि गेहूं के केस में और चावल के केस में ये कली अवस्था में ही एंथर को फाड़ करके पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं, तो इनकी वाइबिलिटी कम कर दी गई है कि तुम इसी समय बाहर खिलने से पहले ही अंदर ही फट जा रहे हो, तो कम टाइम दिया जा रहा है, 30 मिनट का दिया जा रहा है टाइम, इसके अंदर तुमको यहाँ तक पहुँचना है। अगर ये फ्लावरिंग हो जाती, खिल जाता, कुछ प्लांट ऐसे जैसे ये सब दिखाएं, इनकी फ्लावरिंग हो जाती है तब जाके यहाँ से एंथर फटता है और पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, इस नाते इनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है, यानी महीनों तक इनकी वाइबिलिटी रहती है। यानी कि 1-2 महीने बाद भी अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँचे तो वहाँ जर्मिनेट कर जाएंगे और उनको आगे जाने का मौका दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर हम चाहें कि वही गेहूँ, वही चावल जिसकी वाइबिलिटी 30 मिनट की है, हम उस पॉलन ग्रेन्स को निकाल करके हम चाहे सालों तक इसको रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए तरीका ये है कि एक आता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको रख दिया जाए पॉलन ग्रेन्स को, उसकी वाइबिलिटी चाहे जितना हो, चाहे महीनों तक हो, चाहे 30 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे की हो, कोई भी वाइबिलिटी हो, अगर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दिया जाए, इतना कम टेम्परेचर पे रख दिया जाए, तो वो सालों तक उसकी वाइबिलिटी बनी रहेगी, वाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे कि देखे हैं गाँवों में जब पशु चिकित्सक जो होते हैं वो अपने एक बाइक में एक टंकी लेके आते हैं, उस टंकी में सीमन रखे होते हैं, तो उस टंकी पे लिखा होता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, उतने टेम्परेचर पे सीमन को रखा गया होता है और वो सीमन ऐसे कई समय तक, काफ़ी महीनों तक, कई सालों तक वैसे पड़े रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते, और उसको ले जा करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा करके जो भी गाय भैंस है उनको प्रेग्नेंट किया जाता है। ठीक ना। ऐसे ही ये जो स्पर्म है, जो पॉलन ग्रेन्स हम चिल्ला रहे हैं, ये क्या है, स्पर्म ही है। ये पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी जो है अगर कम है तो इनको हम सालों तक रख सकते हैं अपने तरीके से, किसी लिक्विड नाइट्रोजन में हम -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर होता है, उसमें हम रख करके इनको सालों तक ऐसे वाइबिलिटी इनकी मेंटेन कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ठीक ना। अच्छा, ये हेडिंग जो है खत्म हुआ, इसमें इतने ही था। अब हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट हेडिंग जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पॉलन ग्रेन्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है।
पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इनका हानि क्या है, इनका लाभ क्या है, इसको देख लेते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो लिखेंगे पहले हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है इनका? एक प्लांट होता है जिसको कहते हैं पार्थेनियम कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, और इसका जनरल नाम होता है कैरेट ग्रास, गाजर घास इसको कहा जाता है। ये पहले इंडिया में नहीं था, ये ग्रास जो होती है, ये प्लांट जो होती है पहले इंडिया में नहीं था। ये विदेशों में जब गेहूं के आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे थे उस दौरान वहां से विदेशों से चला आया था भारत में और गेहूं के साथ चला आया था। ये ऐसी घास होती है कैरेट ग्रास, गाजर घास एक ऐसी घास होती है, अगर इनके पॉलन ग्रेन के संपर्क में लगातार कोई पर्सन रहता है तो उसको एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाली जो सिस्टम होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो होता है काजेज, मतलब कारण बनता है, काजेज सीवियर एलर्जी, बहुत घातक प्रकार का जो होता है एलर्जी काज करता है। दूसरा अस्थमा क्रिएट करता है, अस्थमा भी हो जाता है, और ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? सांस वाली लेने वाली जो नली होती है वो जाम हो जाना, म्यूकस भर जाना उसमें, और वो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगना, सांस फूलने लगना, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है पॉलन ग्रेन से। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स कुछ ही प्लांट के होते हैं जो हानिकारक होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, जैसे पार्थेनियम कैरेट ग्रास। पार्थेनियम कैरेट ग्रास जो होता है ये एलर्जी काज करता है, इसके संपर्क में लगातार रहने से एलर्जी हो जाएगा, अस्थमा हो सकता है और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है सांस लेने की प्रॉब्लम, जो सांस ले पूरी तरीके से प्रॉपर ढंग से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो ब्रोंकाइटिस है। क्योंकि ये लंग्स जो होती है, इस लंग्स में ये जो ट्रैकिया होता है, इस ट्रैकिया के बाद से ये ब्रोंकस होते हैं, ये सब ब्रोंकस और ब्रोंकियोल ऐसे ब्रांचेस निकल आती हैं, इन्हें ब्रोंकियोल कहते हैं। ये जो पतली पतली पाइप होती है इसमें ऐसे म्यूकस भर जाते हैं, ऐसे छोटा गोद जैसा पदार्थ ऐसे किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे एयर जो होते हैं प्रॉपर ढंग से नहीं जा पाते हैं। मतलब अगर हम सांस खींचेंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से यहाँ जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है, जिसके रिजल्ट ये होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक ना। तो ये ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक ना। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस कहा जाता है, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाना, इन नलियों में सूजन आ जाना और इसमें म्यूकस भर जाना, और ये नली का रास्ता जो पहले ज़्यादा था आज कम हो गया और ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, इस नाते सांस फूलने लगती है और इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। अब ऐसे पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम देखेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। जैसे कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन विटामिन होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, प्रोटीन और विटामिन की अच्छी मात्रा होती है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा कर करके उनकी टैबलेट, उनके सिरप बना करके मार्केटिंग की जाती है और उसको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? pollen grains are rich in nutrients, मतलब पॉलन ग्रेन्स में पोषक तत्व होते हैं, भरे होते हैं। लाइक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं। मतलब ये सारी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स में भरे रहते हैं, इस नाते इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर लिया जा सकता है। सो पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का मतलब भोजन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, यानी टैबलेट बना करके उसको मार्केट, जैसे किसी को विटामिन की कमी है, पॉलन ग्रेन में विटामिन, कोई प्लांट है जिसके फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं और पॉलन ग्रेन्स में जो है उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स में विटामिन ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में है,
तो हम उसकी क्या करेंगे, उस फ्लावर से ढेर सारे पॉलन ग्रेन इकट्ठा कर लेंगे, जिसमें और क्या करेंगे, उसको टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और वो टेबलेट विटामिन ई के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो जो जिसके बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी, हम क्या कर सकते हैं, उस टेबलेट को के माध्यम से उसके बॉडी में विटामिन ई की कमी को रोक सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक दो बातें और, कि टेबलेट और सिरप दोनों की तरह हम इसको मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक, टेबलेट एंड सिरप। पॉलन ग्रेन्स में कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनमें इंस्टेंट एनर्जी की क्वालिटी होती है, कि अगर उसको खा लिया जाए, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए तो एक्स्ट्रा एनर्जी फील होने लगता है। तो हॉर्स राइडिंग के दौरान या फिर एथलीट्स जो होते हैं उस टाइप के पॉलन ग्रेन्स को भी यूज कर करके अपने परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक होता है बी पॉलन। बी पॉलन क्या होता है, इसको समझना। ऐसे समझो कि ये पूरा एक ब्रांच है प्लांट का, और इस पर मधुमक्खी ने छत्ता बनाया है। मधुमक्खियाँ जो जाती हैं, यानी कि जितनी हनी बी हैं वो सारी सारी उड़ उड़ करके अलग अलग टाइप्स, अलग अलग फ्लावर के पास जाती हैं, और फ्लावर से जो होते हैं पॉलन ग्रेन, वहाँ से फ्लावर से रस निकाल निकाल करके लाके इसी छत्ते में रखती हैं, इकट्ठा करती हैं। मतलब मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अलग अलग फ्लावर से चुन चुन करके फ्लावर से रस को खींच करके इस छत्ते में ला करके इकट्ठा करती हैं। तो जिस दौरान मधुमक्खियाँ जा करके फ्लावर से रस को ले आ रही थी, उस दौरान उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स थे उनके पंखों में, उनके पैरों में चिपक करके, उनकी बॉडी में चिपक करके इन्हीं रस में जब रस इकट्ठा कर रही थी तो उसी रस में वो सारे पॉलन ग्रेन्स भी ऐसे मिल जाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन्हीं रस को निकाला, और रस को निकालने के बाद इसमें ढूंढना शुरू किया कि जो पॉलन ग्रेन्स इसमें मिले पड़े हैं, जो मिले हुए हैं इसमें पॉलन ग्रेन्स, उस पॉलन ग्रेन्स को ऐसे छान लिया, अलग कर लिया। और जब इस पॉलन ग्रेन को स्टडी कर रहे थे तो इसमें पता चला कि बहुत अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, यानी इसमें विटामिन की क्वालिटी बहुत अच्छी अच्छी है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अच्छी क्वान्टिटी में है। तो ऐसे पॉलन को ग्रेन को इकट्ठा, यानी मधुमक्खी के रस से निकाल करके, छाँट करके उसको टैबलेट बना दी गई, सिरप बना दी गई, और ऐसे पॉलन ग्रेन्स को बी पॉलन कहते हैं, ठीक ना। बी पॉलन किसे कहेंगे, बी पॉलन ऐसे पॉलन होते हैं जो मधुमक्खियां जब रस लेकर के आती हैं फ्लावर से, तो उनके पैरों में, पंखों में जो होती हैं पॉलन ग्रेन्स चिपक आते हैं, और वो मधुमक्खियों के रस में मिल जाते हैं। और जब मधुमक्खी के रस से वो अच्छे टाइप के पॉलन ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है, तो वही पॉलन ग्रेन्स जो मधुमक्खी के रस से निकाले हैं वही बी पॉलन होता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताएंगे, फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और उससे पहले अभी तक जहाँ तक पढ़ाए हैं मेल पार्ट तक, यहाँ तक जो भी पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, उसको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लॉजिक के साथ कराएंगे। उसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे।